साथियों जिनका भी पेपर अभी 27 नवंबर को है, विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आना। और देखिए जिनका पेपर अभी 27 के अलावा 28, 1, 2, 3, 4 दिसंबर को है या 5 दिसंबर को है या आने वाले दिनों में है, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे सामान्य विज्ञान के। जनरल साइंस के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड, एनसीईआरटी ओरिएंटेड टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो में देखेंगे। अंतिम प्रहार ये सीरीज जो चलेंगे वो अंतिम प्रहार वाले होंगे और डेली आपकी क्लासेस चलेंगी जब तक पेपर नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डेली आपको मिलेंगे जिस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चले फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? बताइए इनमें से पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है? देखिए लोहा हो गया, मैग्नीशियम, इसके अलावा ये जो क्लोरीन है ना आपका, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है। लेकिन एक सेकंड, मैग्नीशियम नहीं होगा ना, मैग्नीज होगा। देखिए लोहा, मैग्नीज, क्लोरीन ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है ना ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, याद रखना। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना ये द्वितीयक पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। लोहा, मैग्नीज, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, इसके अलावा आयरन तो मैंने बता ही दिया, बोरोन और मोल्डिवेन, ये सभी जो है ना आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। आप बोलोगे सर ये सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए, ये द्वितीय पोषक तत्व हो गए, तो प्राथमिक पोषक तत्व किसको कहते हैं? तो देखिए प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, याद रखोगे ना, बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए, पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो पादपों में जो जाइलम होता है ना ये जल और खनिज के परिवहन के लिए होते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जल और घुले हुए खनिज के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है? यानी भाई इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पादपों की वृद्धि गति को रोकता है? वृद्धि गति को रोकता है, निरोध करता है का अर्थ है कि रोकता है। तो याद रखना एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है ना ये पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फास्ट क्लास है, एग्जाम के समय में सुपर फास्ट, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए। अभी जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ोगे उतना अच्छा है आपके लिए। स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है? भाई स्टार्च जो है किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है? स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी तो बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट यहाँ करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीरोफाइट की विशेषता नहीं है? बताइए जीरोफाइट कुल के जो पौधे होते हैं उनकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए जीरोफाइट कुल के जो पौधे होते हैं, छोटी पत्तियां होती है, बिल्कुल होती है। मोमी, उपत्वचाव होता है, गर्त में रंध्र भी होता है, लेकिन स्टोमेटा में बड़ी संख्या नहीं होती है, याद रखना ये गलत है। ये जो है जीरोफाइट्स पौधे की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हेलोफाइट पादप वह है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मृदा पर उगते हैं? तो याद रखना है हेलोफाइट पादप वे होते हैं जो लवण वाली मृदा पर उत्पन्न होते हैं, लवण वाली मृदा पर, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में संवहन का पुल भाग नहीं है? भाई पादपों में संवहन का पुल भाग इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा फ्लोएम, जाइलेम, कैम्बियम, ये तीनों जो है ना पादपों में संवहन के पुल भाग हैं। जैसे कि फ्लोएम से भोजन का संग्रहण, जाइलम से जल का परिवहन, उसी प्रकार ये जो एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस, ये साथियों पादपों में संवहन का पुल भाग नहीं है। तो आपसे वही पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? बताइए इनमें से कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो याद रखिएगा आशुद्ध जल, समुद्री जल, पेयजल, मेथेनॉल दिया हुआ है। तो इनमें से सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल वो समुद्री जल में होती है। कितनी होती है? तो लगभग 1531 मीटर प्रति सेकंड, याद रखना। आशुद्ध जल में कितना होता है? तो आशुद्ध जल में होता है 1498 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो सबसे अधिक समुद्री जल में इन चारों में सबसे अधिक समुद्री जल में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? भाई जंतु कोशिका यानी जो साथियों
एनिमल सेल होता है ना, उसमें कौन सा अंग है जो बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? देखिए लयन का यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं छोटा कर देता हूँ। देखो, प्रकाश संश्लेषण जिसमें पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें पर्णहरित नामक पत्तियों के हरित वर्णक का उपयोग शामिल होता है। पत्ती में क्लोरोफिल को धारण करने वाली एकमात्र संरचना कौन सी होती है? याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट। सिंपल क्वेश्चन था ना, इतना लंबा चौड़ा लिखा है और बताओ आंसर जो है क्लोरोप्लास्ट। सिंपल से पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा। निम्नलिखित में से किस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा कोलाइड है जिसमें जो परिक्षेपण माध्यम है ना वो एक द्रव है, एक लिक्विड है? तो देखो, परिक्षेपण माध्यम जो है ना फोम में, साथियों जो फोम होता है ना आपका, फोम में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो द्रव होता है, लिक्विड होता है। तो फोम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन से होते हैं? भाई तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो क्लोरीन 35 होता है और एक 37 होता है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन 35 और 37 ये जो है ना 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, आप सभी को पता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 15/17 माफ करना 35 बाई, है ना, 35 देखिए 35/17 और 37/17 याद रखना। अगर इन दोनों का रेशियो कभी भी पूछ लेना तो ये 3:1 में होता है, याद रखना। क्योंकि देखिए क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का जो रेशियो होता है ना वो साथियों 75:25 में होता है, यानी ये 3:1 में होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा धातु है जिसका भंडारण तेल में नहीं किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा धातु है जिसका भंडारण तेल में नहीं होता है? सोडियम का होता है, पोटेशियम का होता है, लिथियम का होता है, रूबिडियम का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, रूबिडियम। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है किस रूप में? ध्यान से देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट जो है ना इसका उपयोग किस रूप में नहीं किया जाता है, यही आपको बताना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है ना उर्वरक के रूप में, औषधि के रूप में, बारूद बनाने में भी करते हैं, लेकिन मांस उत्पादकों के परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग नहीं करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ऑप्शन नंबर डी ये जो है ना आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करके टाट की बोरियों से ढक दिया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा आंसर होगा, क्योंकि ताकि तेजी से होने वाले बाष्पीकरण को रोका जाए जब तक कि जल योजन अच्छी तरह से ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, नीचे निम्नलिखित गैसों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन के क्या 3 समस्थानिक होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं ना, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, 3 समस्थानिक होते हैं। बी में लिखा है हीलियम बिजली के बल्ब में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली गैस है। नहीं यार, बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस को भरा जाता है, हीलियम को थोड़ी भरा जाता है, ये गलत है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर भी बाकी सब भी देख लेते हैं। सी में लिखा है अंतरिक्ष यानों में रॉकेट इंजनों में ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। डी खाद्य पैकेजिंग में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का गैसीय रूप उपयोग किया जाता है क्या? बिल्कुल भाई, जो चिप्स, लेज, कुरकुरे वगैरह आप खाते हैं, देखते हो ना, निकलता है 5-6 और पूरा पैकेट फूला रहता है। 5 रुपया वाला लेज खरीदे हो ना आपने, देखा होगा 5 ही पीस निकलता है, और जो है ना उसमें जो है ऐसा लगता है कि पूरा भरा हुआ है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है, याद रखना। बेसिकली 5 रुपये में आप एक प्लास्टिक खरीदते हो, ठीक है, एक प्लास्टिक का थैला खरीदते हो और उसके साथ 5 लेज या कुरकुरे जो है ना आपको फ्री मिलता है। क्यों? सही ना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कांच के लिए सत्य नहीं है? अब देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांच के लिए सत्य नहीं है? ए में लिखा है सोडियम सिलिकेट को जल विलय कांच के रूप में किया जाना चाहिए। सोडियम सिलिकेट को जल विलय कांच के रूप में किया जाता है या जाना जाता है, बिल्कुल। सोडियम सिलिकेट को जल विलय जो है ना कांच के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं। सी में लिखा है कांच को गलित द्रव्यमान के शीतलन पर क्रिस्टलता विकसित होती है। कांच के गलित द्रव्यमान के शीतलन पर क्या क्रिस्टलता विकसित होती है? नहीं।
डी में विभिन्न रंगीन सामग्रियों को मिलाकर रंगीन कांच बनाया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है और गलत ही चुनना था तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो भाई किसी भी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए किसका उपयोग कागज के विरंजन में, एक सेकंड, हाँ बताइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है ना कागज के विरंजन में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा क्लोराइड का। क्लोराइड इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में पोटेशियम परसल्फेट भी मिले ना तो पोटेशियम परसल्फेट का भी उपयोग जो है ना कागज के विरंजन में किया जाता है। निम्नलिखित में उष्मा अंतरणों में कौन सा संवहन का एक उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण है जो संवहन का एक उदाहरण है? ए में लिखा है माइक्रोवेव ओवन में भोजन को गर्म करना नहीं। गैस स्टोव पर एक बर्तन में जल उबालना, बिल्कुल ये संवहन का उदाहरण है। सी में लिखा है धूप में गर्मी महसूस होना, नहीं। इसके अलावा डी में लिखा है किसी पीतल की छड़ में, किसी पीतल के एक छड़ के एक सिरे को गर्म करना और दूसरे सिरे पर तापमान में वृद्धि का अवलोकन, नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल होता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको आप बोलते हैं सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं, बताइए किस प्रकार का त्रिभुज? तो भाई देखिएगा किस प्रकार का त्रिभुज है जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं? करेक्ट आएगा एक समबाहु त्रिभुज में। तो एक समबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। परमाणुविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा सीजियम। एक लाइन वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा सीजियम। नेक्स्ट है, रक्त की जल मात्रा में नियंत्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो रक्त की जल मात्रा में नियंत्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? भाई याद रखना पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है, याद रखना। अगला, हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? करेक्ट आएगा साथियों मैग्नीशियम, ठीक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? भाई एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों भरा जाता है? याद रखना बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला है केल्विन तापमान। केल्विन तापमान को T और सेल्सियस तापमान को TC माना गया है। इसके बीच सही संबंध कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि साथियों देखिए, अगर आपको सेल्सियस है ना, केल्विन तापमान से सेल्सियस का मान निकालना है तो जितना केल्विन तापमान होगा उसमें से माइनस कर दोगे आप सेंटीग्रेड को, तो आपका जो है ना क्या निकल के आ जाएगा? देखो अगर जितना तापमान होगा ना, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, माफ करना, जितना आपका, हाँ ये तो ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, देखिए ऑप्शन नंबर सी नहीं, डी यहाँ पर आपको समझाने के लिए सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी कि जितना भी सेंटीग्रेड का मान होगा उसमें जब हम केल्विन का तापमान को जोड़ देंगे ना तो जो मान आएगा वो इक्वल होगा। यानी जैसे कि देखो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ, जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप की, एक स्वस्थ मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में अगर देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और अगर आप केल्विन में देखोगे ना, केल्विन में कितना होता है? तो 310 डिग्री होता है ना, 310 डिग्री। तो भाई मान लेते हैं यहाँ पर सेंटीग्रेड में दिया है और आपको केल्विन में पूछा है कि बताओ केल्विन में कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? तो इसमें 273 को जोड़ के, 273 जब इसमें जोड़ोगे तो देखो 310 आ गया ना, वही चीज़ है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पर सेंटीग्रेड में जो है ना आपका 273 डिग्री जोड़ा है तो फिर आपका जो ये जो मान आया है वो केल्विन का मान आया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ध्वनि तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात में रखा हुआ लकड़ी या खोखला पाइप से होते हुए नहीं गुजर सकती है।
वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी एक असली मछली है? तो ट्रू फिश किसको कहा जाता है? उड़न मीन को साथियों याद रखना, उड़न मीन। असली मछलियाँ जो है वो मीन वर्ग से संबंधित होती है, याद रखना। प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार की संयोजी उत्तकों का वसा संग्रहित होता है? तो भाई एडिपोसाइट है ना। प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होता है? किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू में वसा होता है? तो याद रखना एडिपोसाइट में, एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में। निम्न में से किस कोशिकांग में लाइसोसोम बनता है? तो कौन सा कोशिकांग है जिसमें लाइसोसोम बनता है? देखिए करेक्ट होगा गोल्जी कॉय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंत प्रद्रव्य जालिका होता, अंत प्रद्रव्य जालिका आबद्ध राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के भीतरी, ठीक है, थाइलाकॉइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली की कितनी तहों से होकर गुजरना होगा? तो भाई 4 तहों से होते हुए, याद रखना 4, ठीक है। निम्न में से किस कारण से वायुमंडल रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं? तो किस कारण से वायुमंडल रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं? तो किस कारण से वायुमंडल में रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं? याद रखना वायु का प्रसार और संपीड़न के कारण, वायु के प्रसार और संपीड़न के कारण याद रखना है। वर्षण की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा प्रायोज्य है? तो वर्षण की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए कौन सा प्रायोज्य है? ए में है बादल जो हिमीकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं। बिल्कुल ये तो सही है, बादल जो हिमीकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं, ये तो सही है। बादल जो हिमीकरण स्तर से परे विस्तारित होते हैं, नहीं, सभी प्रकार के बादल पश्चिम कपस नहीं। ऑप्शन नंबर ए बादल जो हिमीकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं। फोटोग्राफर, देखिए फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है। निम्न में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण यह चमक होती है? याद रखिए करेक्ट आएगा जिनॉन के कारण, जिनॉन जिसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। साथियों ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हार्ड लग सकते हैं, लेकिन ये पूछे गए क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट पैटर्न पर रेलवे के द्वारा, और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं वही करवा रहे हैं अंतिम प्रहार में। निम्न में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होता है? बताइए यौगिक में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है? संगठन परिवर्तनशील होता है क्या? यौगिक में नहीं होता है यार, यही तो गलत हो गया, यही आंसर होगा। बाकी देखिए यौगिक के सभी कण केवल एक प्रकार के होते हैं, बिल्कुल। यौगिक के कणों में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, बिल्कुल। सामान्य भौतिक विधियों से यौगिक के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये यौगिक की विशेषता नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्न में से किससे निरूपित होता है? बताइए किस सिद्धांत से ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निरूपित होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा कैलोरीमिति, याद रखना कैलोरीमिति के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना कौन सी है? तो भाई याद रखना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगला है किसी द्रव्य का दाब गहराई H के साथ P बराबर P0 प्लस PgH के रूप में परिवर्तित होता है, जहां P उस द्रव का घनत्व है, तो यह व्यंजन किससे संबंधित होगा? तो भाई पास्कल के नियम से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए पास्कल के नियम से। लसिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। ए में लिखा है लसिका कोशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है क्या? हाँ बिल्कुल सही है यार। लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी होती है? नहीं। रक्त परिसंचरण, देखिए रक्त परिसंचरण हृदय द्वारा भी लसिका परिचारित की जाती है? नहीं। लसिका केवल हार्मोन को ले जाने का कार्य करती है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए केवल सही है। यहाँ देखो लसिका केशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है, बिल्कुल सही है। प्राणियों में निम्न में से किस वर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होते हैं? किस वर्ग के प्राणियों में 3 कोष्ठीय का चेंबर पाया जाता है? बताइए। तो देखिए उभयचर और सरीसृप वर्ग में, उभयचर और सरीसृप वर्ग में, याद रखना। अगला है कमरे के तापमान पर 1 पास्कल में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दुधिया कर देते हैं। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? तो भाई वे अभिकारक मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में से किस 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? बताइए इनमें से
किन दोनों के बीच अभिक्रिया कराने से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? तो देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया कराएंगे ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कॉमन है? तो ऑप्शन नंबर बी कि कमरे के तापमान पर ये सभी गैस हैं, बिल्कुल है। आगे देखिए, यौगिक C7H7NO2 में क्या है? इसमें लिखा है इसके एक अणु में 17 परमाणु हैं। चलिए गिन लेते हैं। कार्बन में 7, हाइड्रोजन में 7, 7 दूनी 14 हो गया। ऑक्सीजन में 2 तो 14 और 2 16 हो गया, और नाइट्रोजन 1 17 तो हो गया। यानी ये तो सही लिखा है कि इसके एक अणु में 17 परमाणु है। बाकी बी में लिखा द्रव्यमान के अनुसार C और H के बराबर अणु है। C और H के बराबर अणु नहीं, बराबर परमाणु है। ये तो आपका गलत लिखा हुआ है, द्रव्यमान के अनुसार नहीं है, ठीक है, ये गलत है। इसके अलावा नाइट्रोजन परमाणुओं की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु का दुगना द्रव्यमान, ये भी गलत है। हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में नाइट्रोजन परमाणु का दुगना, ये भी गलत है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा साथियों केवल ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? बताइए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित नहीं करता है? मोमबत्ती भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोमबत्ती जो है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ना कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। बाकी देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लेजर, टेलीविजन सेट, ये सभी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग होता है? तो इनमें से कौन सा पादप है जिसका मुख्य अवशोषक अंग होता है? केवल जड़ का क्या? नहीं, केवल जड़ पत्ती का नहीं, जड़ और पत्ती दोनों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? देखिए, हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? खाद और जल का चालन करना। बाकी आहार निर्माण, गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन, ये सभी एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य है। खाद और जल का चालन ये प्राथमिक कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकतः अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में स्किप करके आएंगे, जो नहीं पढ़ के जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकतः अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? ए में लिखा है केवल जल का अभिगमन, जल और विलेयों का अभिगमन। बिल्कुल, जल और विलेय दोनों का ही अभिगमन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो ये तो मैंने ही बता ही दिया, खाद और जल का चालन ये प्राथमिक कार्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है? देखिए, एक वास्तविक फल जो होता है किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल विकसित होता है नहीं। पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है नहीं। फल की उपस्थिति पुष्प के केवल बाह्यदल पुंज से होती है नहीं। डी में लिखा है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। बिल्कुल, एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, याद रखना। निम्न में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? देखिएगा, निम्न में से कौन सा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो याद रखिएगा कवक, ठीक है। बाकी पवन, जंतु, जल तो करता है, कवक नहीं करता है साथियों। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो दृश्य भाग है ना, वो होता है प्रकाश। याद रखना है आपको। मानव आँख जो है ना 380 से लगभग 700 नैनोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य का पता लगा सकती है, ठीक है। चलिए, प्रवाल भित्तियों की देखिए, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कथन से संबंधित इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ए में लिखा है प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? यार जो प्रवाल होंगे ना, ये अलवणीय जल में उगेंगे ही नहीं, ये इसको लवणीय जल ही चाहिए। तो यही तो गलत है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, बी में लिखा है इसे 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के उष्ण जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। इससे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा ना हो। हाँ, ये भी सही है। इसे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में
नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। साफ साफ पता चल रहा है देख कर ही कि N2O5 में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीकरण अवस्था है ना O5, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए भाई, कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हीरा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए में लिखा यह ग्रेफाइट से कठोर होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बन की उतनी ही प्रतिशतता होती है जितने की ग्रेफाइट की होती है, ये भी सही है। यह ग्रेफाइट से अधिक सुचालक है, विद्युत सुचालक नहीं, ग्रेफाइट डायमंड से अधिक विद्युत सुचालक है, जबकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी डी में लिखा है इसमें कार्बन से कार्बन की दूरी सभी दिशाओं में अलग अलग होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट हीरा से ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है ना। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होगी। भाई देखिए करेक्ट आएगा, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी होगी साथियों, याद रखेंगे 4 गुनी। अगला देखिए, भूपृष्ठ से किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है। तो भूपृष्ठ से किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है। करेक्ट आएगा क्षेत्र दिक्पात और क्षेत्र अनाति दोनों पर, याद रखेंगे। निम्न में से किससे आग को जल्दी बुझाया जा सकता है। तो याद रखिए शीतल जल से भी नहीं, गर्म जल से भी नहीं, बर्फ से नहीं, उबलते हुए जल से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उबलते हुए जल से जो है ना, क्योंकि उबलता हुआ जो पानी होता है ना, ये भाप उत्पन्न करके जो ऑक्साइड को विस्थापित करके आग को ठंडा भी करता है और बुझा भी देता है, याद रखना। निम्न में से किसमें उष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है। बताइए इसमें से किसमें उष्मा हानि संवहन के कारण नहीं होती है। उबलते जल में उष्मा हानि संवहन के कारण होती है, बिल्कुल ठीक है। भूमि और समुद्री मंद पवन से भी होती है, वात्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण से भी होता है, लेकिन उष्मा हानि का मुख्य कारण संवहन ये नहीं है। बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक लक्षण है जो पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। तो भाई कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। देखो ऑप्शन नंबर ए, आलू में आंख का पाया जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है। तो ये भी लिखा शुक्र जनन और शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं, शुक्राणुओं का परिपक्वन और उनकी गतिशीलता, ये सही है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता से उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है। तो याद रखना, जन्म के तुरंत बाद का दूध, बच्चा जो जन्म लेता है ना उसके तुरंत बाद जो पहला दूध पिलाया जाता है वह दूध जिसको हम नवस्तन्य या फिर कोलोस्ट्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं। तो भाई करेक्ट आएगा साथियों, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। जीव द्रव्य याद रखना। कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः कौन सा होता है। तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक और सबसे छोटा होता है राइबोसोम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं कौन से। तो कोशिका द्रव्य में भाई साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म ये तरल भाग जो होता है कोशिका का, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके अलावा राइबोसोम भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है। तो ये तीनों उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका क्या कहलाती है, यानी जिसमें केंद्रक झिल्ली, जिन कोशिकाओं के कोशिकांग में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उनको प्रोक्रियोटिक कोशिका कहते हैं। याद रखना, प्रोक्रियोटिक कोशिका के जो ये जो तरल भाग होता है ना साइटोप्लाज्म, उसमें केवल राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है। तो भाई लाइसोसोम, जिसको हम कोशिका का पाचन थैली या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आगे देखिए, प्रोक्रियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं। तो जीवाणु और नील हरित शैवाल दोनों ही, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने की थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की थी, जॉर्ज पेलेड ने। कब, तो 1955 में।
अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार कौन से होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जूल प्रति केजी किसकी एसआई इकाई है? जूल प्रति केजी, ठीक है, जूल प्रति केजी किसकी एसआई इकाई है बताइए? तो गुप्त ऊष्मा की, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जूल प्रति सेकंड किसका इकाई है? जूल प्रति सेकंड ये किसका इकाई है? तो याद रखिएगा जूल प्रति सेकंड जो है ना ये किसका इकाई है भाई? तो करेक्ट है इन तीनों का, शक्ति का, सामर्थ्य का, पावर का, ठीक है। आगे देखिए गाउस किस भौतिक राशि का असमात्रक है? तो गॉस किसका मात्रक होता है? तो गॉस साथियों चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चुंबकीय प्रेरण का। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है परमाणु संख्या, जब परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है तो उसको आइसोटोप यानी समस्थानिक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसका आइसोबार बोलते हैं, ये भी सही है। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉम मास यूनिट होता है, ये भी सही है। उपयोग तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चौथी कक्षा में पूछा, डायरेक्ट भी बना सकते हो, 2n, n की जगह पर चौथा का मान 4 ही होता है आपका, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 2 यानी 32, तो 32 इसका आंसर होगा। इसको निकालने का मैंने तरीका बताया है आपको कि 4 कक्षाएं होती हैं, के से शुरू करना KLMN, ठीक है। ये पहली कक्षा में, ये जो साथियों पहली कक्षा है उसकी संख्या होती है 1, दूसरी का 2, तीसरी का 3 और चौथी का 4। इसको निकालने का सूत्र होता है 2n स्क्वायर। n के जगह पर आप जिस भी कक्षा का पूछेगा उस कक्षा का मान रखना है। जैसे कि यहाँ चौथी कक्षा का बोला है तो n की जगह पर हम 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 4 16, 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो नील्स बोर व बरी के नियमों को साथियों बोर बरी स्कीम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है बताइए? परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है? देखो इलेक्ट्रॉन, याद रखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है परमाणु के अंदर। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी भाई? अल्फा कण प्रकीर्णन से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और कब की थी? तो 1911 में की थी, याद रखना। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 का पावर -15 मीटर, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है? तो एक कण और एक तरंग की तरह कौन व्यवहार करता है? याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, एक कण और एक तरंग दोनों ही की तरह कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट होगा। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति, तो याद रखना धातु ऑक्साइड जो होते हैं ना उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और याद रखना जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना उनकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्षारीय हो जाएगा। वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उनको क्या कहते हैं? तो वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं वो धातु कौन सी है भाई? वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है तो सिल्वर व गोल्ड, सोना और चांदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या है? तो ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वो है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार क्रमशः क्या होते हैं? तो ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल व क्षार क्या होते हैं? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार जो अम्ल होते हैं प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई? इसको उदासीनीकरण कहा जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो इसको पहुंचाता है भाई कौन? याद रखिएगा ग्रास नली पहुंचाता है ना, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, बिल्कुल ग्रास नली। आगे देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? तो 7 जोड़े चुने थे, 7 जोड़े, ठीक है। आगे देखिए, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, वे कौन से हैं? तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो है ये भाई देखिए डीएनए, हिस्टोन और प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डीएनए से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है,
नहीं, इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आरएनए से संबंधित पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होता है? तो गुणसूत्र की संरचना में डीएनए, आरएनए और हिस्टोन तीनों ही शामिल होता है, याद रखेंगे। मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मानव जीवन के लिए सही संचालन के लिए ये सभी तत्व आवश्यक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ठीक है, आगे देखिए, छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा मानव रोग हो जाता है? तो याद रखना क्वासियोरकर। ऑप्शन नंबर सी। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है कहाँ पर? तो सेरिब्रम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मानव में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ये बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखना। और देखिए, पक्षियों एवं मनुष्य में जो है ना, ये साथियों रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखना। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है? तो इन सभी में, कीटो, तितली, कॉकरोच, इन सभी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त बनावट में किस तरह का होता है? गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल होता है, उपयुक्त सभी प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा पाया जाता है, प्लासेंटा नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए, होमवर्क का एक क्वेश्चन है, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि रक्त में हीमोग्लोबिन से कौन सा, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट, आयरन, कॉपर या कार्बन? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। ठीक है, करेंट अफेयर्स का मैराथन क्लास आज आपको मिल जाएगा, जिसमें जनवरी से लेकर अभी नवंबर तक का सारा करेंट अफेयर्स में एक ही वीडियो में करवा दूंगा। वो आपको देख कर जाना ही चाहिए, ताकि आपके 10 से 12 नंबर पक्के हो जाए साथियों। ठीक है, तो सभी लोग उस क्लास को आते ही टूट पड़ना, और साथियों लाइक शेयर जरूर करिए यार, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, लाइक शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।